बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर अगेन ये एक ऐसा टॉपिक आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 में है विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों की तश्कील। ये टॉपिक आपका और थर्ड ईयर का जो है वो एक जैसा है। आपका और थर्ड ईयर का जो है वो एक जैसा है, इसलिए ये मैं मिला के ही आपको जो है वो लेक्चर दे रही हूँ। ओवरऑल ये दोनों बुक्स में से मिला के मैंने लेक्चर तैयार किया है, लेकिन फ़र्स्ट ईयर आप अपनी बुक फॉलो करेंगे और थर्ड ईयर आप जो है वो अपनी बुक जो है वो फॉलो जो है वो करेंगे। अब सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स में आपको ये पता होना चाहिए कि माउंटेन्स की डेफिनेशन क्या है। तो माउंटेन्स जो हैं वो हम कहते हैं ऐसी बुलंदी को जो कि सतह समंदर से कम 3000 फुट बुलंद हो और इसकी जो निस्फ से ज़्यादा सतह है वो अमूदी हो, ढलान हो वहाँ पर, तो उसको हम जो है वो पहाड़ कहेंगे। अब दुनिया में जो हैं वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले भी हैं, कुछ कम बुलंद, कुछ बहुत बुलंद। अब ये तमाम किस्म के पहाड़ जो हैं ये मुख्तलिफ़ अदवार में जो हैं मार्ज़ वजूद में आए हैं, जिनको के मज़ीद 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है, कैलोडेनियन पीरियड, हर्सिनियन और टर्शरी। ये आप इसी टॉपिक में आगे पढ़ोगे। ये स्टार्ट में दे आर गिवन द 2 theories अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स। वन इज़ कॉल्ड द जियोसिंक्लाइन थेरी एंड अदर इज़ कॉल्ड द प्लेट थेरी। आज जो है मैं इन्हीं पे ज़्यादा फोकस आपका रखूँगी कि ये दोनों थेरीज़ जो हैं वो क्या कहती हैं कि किस तरह से जो पहाड़ हैं वो मार्ज़ वजूद में जो है वो आए हैं। तो ये जो जियोसिंक्लाइन थेरी है, नानों को ये जो जियोसिंक्लाइन थेरी है, इसके मुताबिक जो पहाड़ हैं वो एक पूरे का पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से आए हैं, मार्ज़ वजूद में आए हैं। अब उनका ये कहना है कि जब ज़मीन जो है वो शुरू में जो है वो अपनी स्टेजेस मुख्तलिफ में से गुज़र रही थी, जिसके दौरान जो है वो ज़मीन यानी पहले जो है वो गर्म थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हुई, उसके ऊपर खुश्की के कुछ हिस्से बने, कुछ उसमें जो है वो पानी के हिस्से बने। तो शुरू में ज़मीन पर 2 खुश्की के बड़े टुकड़े थे, एक शुमाल की तरफ था और एक जनूब की तरफ था। जो शुमाल की तरफ खुश्की का बड़ा टुकड़ा था उसको जो है वो गोंदवाना लैंड, और जो जनूब की तरफ खुश्की का बड़ा टुकड़ा था उसको जो है वो अंगारा लैंड जो है वो कहा जाता था। अब ये जो दोनों खुश्की के टुकड़े थे इनके दरमियान में एक तंग और जो है वो समंदर बह रहा था। इस तंग समंदर को टीथस का नाम दिया गया और इस समंदर में बहुत सा दरियाओं का लाया हुआ मवाद जैसे रेत, कंकर, मिट्टी, पत्थर और बहुत सी दूसरी चीज़ें जो हैं वो मौजूद थीं। अब ये जो दोनों खुश्की के टुकड़े थे ये साकन नहीं थे, बल्कि ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। इनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा एक दूसरे की तरफ इन दोनों ब्लॉकों की हुई कि इनके दरमियान पाए जाने वाला जो तंग समंदर टीथस है उसमें मौजूद जितना भी मवाद था वो उन दोनों खुश्की के टुकड़ों के दरमियान जो है वो फ़ोल्ड की सूरत में जो है वो उभर कर सामने आ गया, जिससे ज़मीन पर जो है वो सबसे पहले पहाड़ मार्ज़ वजूद में आए, जिनको हम फोल्डेड माउंटेन्स का जो है वो नाम जो है वो देते हैं। अब ये जो जितना भी ये जियोसिंक्लाइन की थेरी है ये 3 स्टेप्स में जो है वो पूरी हुई है। पहले स्टेप में क्या हुआ कि सख्त खुश्की के ब्लाकों के दरमियान तंग और एक समंदर जो है तंग समंदर मार्ज़ वजूद में आया, जिसे हम जियोसिनिक मरहला कहते हैं। दूसरे मरहले में क्या हुआ कि समंदरों में मौजूद जो मवाद था वो दोनों अतराफ़ पर मौजूद सख्त ब्लाकों के एक दूसरे की तरफ मूव करने की वजह से उन दोनों के दरमियान उभर का जो है वो सामने आने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। इसको ओरोजेनिक मरहला कहते हैं। और तीसरे मरहले में क्या हुआ कि तमाम का तमाम मवाद उभर कर दोनों ब्लाकों के दरमियान पहाड़ों की सूरत में मार्ज़ वजूद में आ गया, जिसको हम फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। जो आपके हिमालय पहाड़ हैं जो कि यूरोप और एशिया के दरमियान में वाक़या है, वो उम्दा मिसाल है इन फोल्डेड माउंटेन्स की, यानी एक यूरोप की तरफ यानी शुमाल और जनूब में जो एशिया के इलाके हैं। तो यही 2 खुश्की के बड़े ब्लॉक थे जिनके दरमियान जो है सबसे पहले पहाड़ जो थे वो मार्ज़ वजूद में आए थे। ये है जियोसिंक्लाइन थेरी, ठीक है। यानी जियोसिंक्लाइन थेरी वाले ये कहते हैं कि एक बड़ा टुकड़ा ज़मीन का जो है लैंड एरिया शुमाल में था, एक जनूब में था। इन दोनों के दरमियान एक तंग समंदर जो है वो बह रहा था और उस तंग समंदर की वजह से जो है
उस तंग समंदर की वजह से जो है वो यानी उस तंग समंदर में मौजूद मवाद जो है उन दोनों टुकड़ों के मूवमेंट की वजह से जो है वो सामने जो है वो उबर के जो है वो सामने आया। उन दोनों टुकड़ों के दरमियान जो है वो उबर का जो है वो मवाद जो फोल्डेड माउंटेन्स की सूरत में आया। अब जो प्लेट थेरी वाले हैं, ये 1960 में ये थेरी जो है वो पेश की गई। इस थेरी के मुताबिक जो है वो ज़मीन जो है दो बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। एक जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और एक को हम ओशियानिक प्लेट्स कहते हैं। इन प्लेट्स को पीछे भी मैंने डिटेल से आपको बताया था इनके बारे में। अब इनमें से जो एक बहरी प्लेटें हैं वो भारी हैं और बड़ी प्लेटें जो हैं वो हल्की हैं। तो जो आपकी बहरी प्लेटें हैं वो भारी होने की वजह से बरआज़मी प्लेट के नीचे धंसना शुरू हो गई और समंदरों में मौजूद जितना भी मवाद था वो उन बरआज़मी प्लेटों के ऊपर जो हैं वो पहाड़ों की शक्ल में उबर का जो है वो सामने आ गया और इस तरह से आपके पहाड़ जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आए। थर्ड ईयर यही टॉपिक देखें, आपकी बुक में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही दिया गया है। ये थर्ड ईयर की बुक में है लेकिन इसमें थेरीज़ नहीं बताई गई। तो ये फर्स्ट ईयर की बुक में से मैंने ऐड की हैं थेरीज़, ताकि आपको भी पता चले कि पहाड़ कैसे मार्ज़े वजूद में आए हैं। आपकी बुक में जस्ट पहाड़ों की डेफिनेशन है और फिर पहाड़ों की इकसाम है। फर्स्ट ईयर आपके भी आगे ये पहाड़ों की इकसाम जो हैं वो दी गई हैं, लेकिन आपने अपनी बुक फॉलो करनी है और थर्ड ईयर ने अपनी, ये देखें ये आपकी बुक में से है और ये थर्ड ईयर की बुक में से है ये सेम ही है। ठीक है, ये जो पहाड़ हैं इनकी दर्जा बंदी या जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीक़ों से की गई है, बिलिहाज उम्र और बिलिहाज तहलीक। बिलिहाज उम्र का मतलब है कि मुख्तलिफ़ अदवार में बनने वाले पहाड़, और बिलिहाज तहलीक का मतलब है कि उनकी फॉर्मेशन किस किस तरह से हुई, वो किस किस तरह से मार्ज़े वजूद में जो आए हैं। अब बिलिहाज उम्र जो है इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, कैलेडोनियन माउंटेन्स, हर्सिनियन माउंटेन्स, टर्शरी माउंटेन्स। और जो आपके फॉर्मेशन के लिहाज से हैं उसमें जो हैं आपके मलफूफ़ा पहाड़, बुलाकनुमा पहाड़, बकिया पहाड़ और आतिशफ़शा पहाड़, ये सारे जो हैं वो आ जाते हैं आपके। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। अब इनमें सबसे पहले आ जाते हैं कैलेडोनियन माउंटेन्स। ठीक है, कल्दूनी दौर के पहाड़। अब ये सबसे पहले या सबसे कदीम ज़मीन पर मार्ज़े वजूद में आने वाले पहाड़ हैं, क्योंकि आज से तकरीबन 400 मिलियन साल पहले जो हैं वो वजूद में आए थे। स्कॉटलैंड के पहाड़, स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के पहाड़ इसी दौर में बनने वाले पहाड़ हैं। दूसरा पीरियड है हर्सिनियन पीरियड। ये पहाड़ों की तश्कील का दूसरा दौर कहा जाता है और ये आज से तकरीबन 280 मिलियन साल कबल वजूद में आने वाले पहाड़ हैं। इसमें जर्मनी के पहाड़, मगरबी वेल्स, जुनूब मगरबी आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया के पहाड़ जो हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद टर्शरी या अल्पाइन पीरियड आ जाता है। तो ये पहाड़ों की तहलीक का जो है वो आखिरी और हालिया दौर कहलाता है। ये तकरीबन 25 से 35 मिलियन साल कबल का है। और आपके जो हिमालय पहाड़ हैं वो इसी दौर में बनने वाले पहाड़ हैं। इन पहाड़ों को दो हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है, एक हिमालय और एलिप्स स्टेम है और एक पैसिफिक स्टेम है। अब जो हिमालय पहाड़ हैं इसमें हिमालय और एलिप्स के सिलसिले आ जाते हैं, और इसके अलावा जो दूसरे पहाड़ एशिया से होते हुए मगरबी यूरोप तक जो हैं वो फैले हुए हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, जैसे कोहे बल्कान, कोहे तुर्कस्तान, कोहे युआन और कोहे अल्ताई। अब जो बहरुल काहिल से मुल्हिका पट्टी है, पैसिफिक स्टेम है, उसमें शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका के मगरब में बहरुल काहिल के साथ साथ शुमाल से जनूब की तरफ फैले हुए तमाम के तमाम पहाड़ हैं। अगर वर्ल्ड मैप से आप इसकी लोकेशन देखो तो ये बनती है, यहाँ से लेकर ये सारे यहाँ नीचे तक जो पहाड़ हैं वो सारे इसी पीरियड में आते हैं। इनको हम रॉकीज़ माउंटेन्स जो हैं वो कहते हैं, एंडीज़ और रॉकीज़ के पहाड़ी सिलसिले। इसके अलावा दूसरा हिस्सा इसका अलास्का के साथ साथ जो है मशरकी एशिया के शुमाली जज़ायर, जापान, थाईलैंड, फ़िलिपाइन जो हैं यहाँ पर फैले हुए सारे पहाड़ हैं, और इन्हीं पहाड़ी शाहों के कई सिलसिले बहरे कैरिबियन और जज़ायर न्यूजीलैंड में भी फैले हुए हैं। ठीक है जी। अब दूसरा इसका हिस्सा है ड्यू टू फॉर्मेशन, बिलिहाज तख्लीक।
तहलीक के लिहाज से इसकी बहुत सी इकसाम दी हुई हैं, जैसे कोहे मलफूफ़ा, ब्लाकनुमा पहाड़, बकिया या बाकी मांदा पहाड़, आतिशफशां पहाड़, ये 4 इकसाम दी हुई हैं। अब इसमें नंबर 1 पे आ जाते हैं कोहे मलफूफ़ा। ठीक है, थर्ड ईयर आपकी बुक में भी सेम ऐसे ही, ये देखें ये जो भी मैंने पढ़ाया है, ये काइंड्स ऑफ माउंटेन ड्यू टू एज, कैल्डेनियन माउंटेन्स, हर्सिनियन और टर्शरी। ठीक है, और टर्शरी को फिर हिमालय लीव्स और पैसिफिक स्टेम में जो है वो डिवाइड किया गया है। और बाकी जो ये देखें ड्यू टू जो फॉर्मेशन है वो आपके भी 4 ही दिए गए हैं, 5 हिस्सों में बल्कि इसको डिवाइड किया गया है। फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, ड्रॉम लाइक माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। आप अपनी बुक फॉलो करेंगे और फर्स्ट ईयर अपनी बुक फॉलो करेगी। ठीक है, लेक्चर ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी जो है वो डिटेल कम है और थर्ड ईयर में डिटेल थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा है। अब इसमें सबसे पहले आ जाते हैं मलफूफ़ा पहाड़। अब मलफूफ़ा पहाड़ या फोल्डेड माउंटेन्स, हम उन माउंटेन्स को कहेंगे जो कि शिकनों की सूरत में ज़मीन के ऊपर मार्ज़ वजूद में आए। ठीक है, जो जिनके बारे में हमने थेरी अभी पढ़ी थी, जिसको जियोसिंक्लाइन थेरी कहते हैं। तो जियोसिंक्लाइन थेरी की वजह से जो मार्ज़ वजूद में आए पहाड़, उनको हम जो है वो फोल्डेड माउंटेन्स कहेंगे। इनको मज़ीद हमने डिवाइड किया है सिंपल फोल्डेड में और कॉम्प्लेक्स फोल्डेड में। सिंपल फोल्डेड माउंटेन्स वो वाले माउंटेन्स होंगे जिनमें जो पहाड़ों की शिकनें हैं वो सादा कोहानी जो नशेबो तर्ज के पहाड़ हैं, यानी जिसमें एक फोल्ड पाया जाता है, उसको हम जो है वो सिंपल फोल्डेड कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स फोल्डेड माउंटेन्स हम उन माउंटेन्स को कहेंगे जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फोल्ड्स पाए जाते हैं और ये जो फोल्ड है ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और ज़्यादा दबाव की ज़्यादती की वजह से जो है वो इस तरह से हो गया हुआ है। बरतानिया में जो पहाड़ियाँ हैं और बेल्जियम के जो पहाड़ हैं वो इसकी उम्दा मिसालें हैं। अब इसके बाद जो है वो आपके जो थर्ड टाइप जो है वो आ जाती है नेपीज़ एंड डक्कन्स। नेपीज़ या डक्कन्स जो माउंटेन्स होते हैं ये ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिसमें फोल्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के जो हैं इतने ऊपर चढ़ गए होते हैं कि दबाव की वजह से उनकी जो शिकने हैं या जो समझे कि उनके फोल्ड जो हैं वो तकरीबन ऊपर से टूट जाते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो तहों की सूरत में, लफ की सूरत में जो है वो आपको नज़र आते हैं। तो ऐसे माउंटेन्स को जो है वो हम डक्कन्स या नेपीज़ जो हैं वो कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, अब ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं ये वो वाले माउंटेन्स होते हैं जो कि आपकी जो दूसरी थेरी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज़मीन 2 तरह की प्लेटों से मिलकर बनी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशियानिक प्लेट्स। तो ये प्लेट थेरी की वजह से जो मार्ज़े वजूद में आए हैं, इसमें से कुछ ज़मीन के हिस्से दब जाते हैं और कुछ जो हैं वो बुलंद होते हैं। तो ज़मीन के कुछ हिस्सों के नीचे धंस जाने या फिर बुलंद होने से वजूद में आने वाले पहाड़ों को हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। अगर 2 फॉल्ट्स के दरमियान ज़मीन का टुकड़ा जो है वो ऊपर की तरफ बुलंद हो तो हम इसको होस्ट कहते हैं। इसकी ढलानें काफ़ी तेज़ होती हैं। जर्मनी में आपको इस तरह की पहाड़ियाँ आम नज़र आती हैं। और अगर 2 फॉल्ट्स के दरमियान एक ब्लॉक नीचे की तरफ धंस जाए तो इसको हम रिफ्ट वैली जो है वो कहते हैं। और इस तरह की कैरिबियन इसकी बाज़ दफ़ा ये इतनी बड़ी होती हैं ये वैलीज़ जो हैं रिफ्ट वैलीज़ कि इनके लिए हम जो है वो ग्रेबन का लफ्ज़ भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। रिफ्ट वैलीज़ और ग्रेबन्स जो है इसको कहा जाता है। आपकी जो रेड सी है यानी बहीरा कुल्ज़म जिसको कहते हैं वो इसकी बेस्ट जो है वो मिसाल है। इसके बाद आ जाते हैं आपके रेजिडुअल माउंटेन्स। रेजिडुअल माउंटेन्स जैसा कि नाम से शो हो रहा है ये ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कि बाकी मांदा पहाड़ हैं, यानी असल पहाड़ अब ख़त्म हो गए हुए हैं, अमलिश किस्त और रिख की वजह से वो टूट फूट का शिकार हो गए हुए हैं
और उनके टूटने फूटने के बाद जो असल पहाड़ों के बाकी मांदा हिस्से वहाँ पर रह गए हैं, उनकी बिना पर इन पहाड़ों को हम रेजिडुअल माउंटेंस या बाकी मांदा पहाड़ जो हैं वो कहते हैं। यानी असल पहाड़ ख़त्म हो गए हुए हैं और उनकी जगह पर सिर्फ जो है वो एक यानी पहाड़ों के निशानात ही जो हैं वो सिर्फ रह गए हुए हैं। इनके नाम से भी शो हो रहा है बाकी मांदा पहाड़। चौथी किस्म है वॉल्केनोस, आतिशफ़शा पहाड़। तो आतिशफ़शा पहाड़ों के बारे में भी आपने डिटेल से पढ़ा था जब हमने रॉक्स पढ़ी हैं और आशी चट्टानें पढ़ी हैं कि ज़मीन के अंदर मौजूद लावा जब ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकल आता है और चट्टानी शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसको हम आतिशफ़शा पहाड़ कहते हैं। एक जो आतिशफ़शा पहाड़ होता है उसकी एक जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है कि उसमें ये जैसे समझे कि ये ज़ेरे ज़मीन हिस्सा है और यहाँ से एक रास्ता या पाइप ऊपर की तरफ निकलता है जिससे लावा ज़मीन के ऊपर आता है। इसको हम वॉल्केनिक पाइप कहते हैं। और इसका जो आखिरी सिरा होता है जहाँ से लावा ज़मीन के ऊपर निकलता है, इस सुराख को हम क्रेटर कहते हैं। तो इस शगाफ या सुराख के ज़रिए लावा जो है वो ज़मीन पर आता है और ऊपर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये सख्त होकर तो चट्टानी शक्ल इख्तियार कर लेता है, माउंटेन्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसको हम आतिशफ़शा पहाड़ कहते हैं। आतिशफ़शा पहाड़ों को इनकी सरगर्मियों की वजह से जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो मज़ीद इक़साम में तकसीम किया गया है, जिसमें नंबर 1 पर इधर आपकी बुक में लिखा हुआ नज़र आ रहा है ज़िंदा आतिशफ़शा पहाड़। तो ज़िंदा आतिशफ़शा पहाड़ वो वाले पहाड़ होते हैं जिनके क्रेटर या धाने में से आछी लावा, धुआँ और राख निकलती हुई हमेशा नज़र आती है, तो उनको हम ज़िंदा आतिशफ़शा पहाड़ कहते हैं। खुफ्ता या सोए हुए आतिशफ़शा पहाड़ ऐसे पहाड़ों को कहते हैं जिनके क्रेटर या धाने में से जो है वो लावा और राख निकल काफ़ी अरसे से निकलना बंद हो चुका हुआ है, लेकिन वो कभी भी दोबारा मुतहर्रिक हो सकते हैं और एक ज़ोरदार धमाके से फटकर तबाही का पेशहमा साबित हो सकते हैं। तो इनको हम खुफ्ता या सोए हुए आतिशफ़शा पहाड़ कहते हैं। मुर्दा आतिशफ़शा पहाड़ या एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज़ उन वॉल्केनोज़ के कहते हैं जिनमें आतिशफ़शानी सरगर्मियाँ तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई हैं और अरसा दराज से वो मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं। लेकिन जोग्राफ़र्स और साइंटिस्ट कहते हैं कि किसी भी आतिशफ़शा पहाड़ को हम मुर्दा आतिशफ़शा पहाड़ नहीं कह सकते क्योंकि उसमें से कभी भी एक्टिविटी जो है वो हो सकती है दोबारा। सिंडर कोन ये जो है ऐसे आतिशफ़शा पहाड़ होते हैं जो छोटे होते हैं और इनकी ढलान कम होती है। इसकी वजह ये होती है कि इनमें से निकलने वाला लावा जो होता है वो पतला नहीं होता, गाढ़ा होता है। तो वो बहुत दूर तक फैलने की बजाय वो उस क्रेटर या धाने के साथ साथ ही जमा होकर लंबूतरी शक्ल इख्तियार करता है, जिसकी वजह से जो है वो इसको हम सिंडर कोन कहते हैं। मुरक्कब आतिशफ़शा पहाड़ ऐसे पहाड़ों को कहते हैं जिनमें एक से ज़्यादा जो है वो रास्ता होता है मवाद के निकलने का। यानी मवाद के निकलने का जो रास्ता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि मुरक्कब आतिशफ़शा पहाड़ में एक से ज़्यादा क्रेटर पाए जाते हैं, तो इनको हम मुरक्कब आतिशफ़शा पहाड़ कहते हैं। कैल्ट्रा आतिशफ़शा पहाड़ वो वाले आतिशफ़शा पहाड़ होते हैं कि जब ज़मीन से निकलने वाला लावा बहुत प्रेशर से निकलता है तो वो क्रेटर के मुंह को ज़ोरदार धमाके से फाड़ कर बाहर निकलता है, जिससे क्रेटर का मुंह जो है वो बहुत खुला हो जाता है, फट जाता है। आपने अक्सर गांव में वो भट्टियाँ देखी होंगी जहाँ पर जो है वो चने या चावल भूनते हैं, तो बिल्कुल इसकी शक्ल ऐसी ही होती है कि जैसे भट्टी के ऊपर कढ़ाई रखी हुई होती है और नीचे ईंधन चलाया होता है और उसका जो मुंह ऊपर से होता है वो समझे कि क्रेटर है और नीचे जो भट्टी में आग जल रही है वो लावा है। तो वो बाज़ दफ़ा वो इतने धमाके से निकलता है बाहर के वो क्रेटर को ही फाड़ देता है, उस धाने को ही फाड़ देता है। और बाज़ दफ़ा फिर बारिश होती है तो उसमें काफ़ी पानी जमा हो जाता है उस क्रेटर में, तो उसको फिर कैल्डेरा झील भी कहा जाता है। कराकटू और अलास्का USA में इस तरह के कैल्ड्रास आपको बहुत आसानी से देखने को जो है वो मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है पहाड़ों की अहमियत और इंसानी ज़िंदगी पर असर, कि पहाड़ इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरअंदाज होते हैं। या आपको भी पता है कि पहाड़ जो होते हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर बहुत
असरअंदाज होते हैं मुख्तलिफ़ इंसानी सरगर्मियों के हवाले से, बिल वास्ता या बला वास्ता, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सी ऐसी जो हैं वो खसूसियात हैं पहाड़ों की जो कि इंसानी ज़िंदगी पर जो है वो असरअंदाज होती हैं। जैसे आपकी बुक पर हेडिंग है, सबसे पहले है नेचुरल बैरियर। तो नेचुरल बैरियर का मतलब है कि पहाड़ किसी भी इलाके में एक कुदरती फसील जो है वो उसका काम करते हैं, यानी ये नेचुरल बैरियर्स होते हैं। और इसको इसको चुप कर, ये किसी भी इलाके में जो है जो पहाड़ पाए जाते हैं, ये उस इलाके में एक कुदरती फसील का मतलब होते हैं कि नेचुरल बैरियर, यानी एक ये इस तरह हिफाजत का काम करते हैं, हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बैरूनी हमलों से। मिसाल के तौर पर अगर जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ पर पहाड़ हैं, तो वहाँ से अगर किसी ने पाकिस्तान पर हमला करना है तो उसको उन पहाड़ों को सर करके आना पड़ेगा। ठीक है। सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, अब पहाड़ जो हैं क्योंकि बुलंदी पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर ऊपर से हवाएं जो हैं जब टकराती हैं पहाड़ों के साथ साथ बुलंद होती हैं, बुलंद होकर उनका दर्जा हरारत कम होता है, उनमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद क्लाउड्स बनते हैं और खूब जो है वो फिर बारिश जो है वो बरसती है। इफ़ेक्ट्स ऑन क्लाइमेट, किसी इलाके में पहाड़ों का मौजूद होना वहाँ की आबो हवा पर भी काफ़ी असरअंदाज होता है। जिन इलाकों में पहाड़ होते हैं वहाँ पर दर्जा हरारत आम तौर पर ज़्यादा नहीं होता, मुतदिल किस्म की आबो हवा जो है वो रहती है। और इसके बावजूद अगर आप उन इलाकों को देखें जहाँ पहाड़ ना हो तो वहाँ पर आपको गर्मी ज़्यादा देखने को जो है वो मिलती है। सोर्स ऑफ रिवर्स, तकरीबन तमाम पहाड़ों के बुलंद हिस्सों पर जो है वो बर्फ़बारी होती है। गर्मियों में वो बर्फ़ पिघल कर पानी में कन्वर्ट होती है और एक ख़ास चैनल या रास्तों के ज़रिए से पहाड़ों से नीचे मैदानों की तरफ दरियाओं की सूरत में बहती है। तो जो पहाड़ हैं वो दरियाओं का सोर्स भी होते हैं। इफ़ेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, पहाड़ ज़राअत को भी मुतासर करते हैं। इनकी ढलानों और वादियों में ख़ास किस्म की ज़रूरी मसनूआत जो हैं वो उगाई जाती हैं, सीढ़ीदार खेतों में काश्तकारी की जाती है। इसके अलावा पहाड़ बहुत ज़्यादा जो हैं दरियाओं का ज़रिया बनते हैं, जिन पर मैदानी इलाकों की ज़राअत का भी इन्हसार जो है वो होता है। जंगलात के ज़खायर, दुनिया के बेशतर पहाड़ी सिलसिलों में जो हैं वो जंगलात की दौलत से मालामाल होते हैं। सदाबहार जंगलात, मखरूती जंगलात यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनकी कीमती इमारती लकड़ी से जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फिर बनाई जाती हैं और बहुत से इंसानों का रोज़गार इससे वाबस्ता होता है। स्कैंडिनेविया, शुमाली अमेरिका, मगरबी यूरोप के पहाड़ी इलाकों में आपको इस तरह के जंगलात देखने को मिलते हैं। कुदरती चारागाहें, नेचुरल पेस्चर्स, पहाड़ों की ढलानों और वादियों में बहुत सी नबातात पाई जाती हैं। इनमें से बेशतर खुदरो पौधे, जंगली झाड़ियाँ, घास, चारागाहें जो बहुत से जानवरों के ये जो हैं वो खुराक का बायस बनती हैं, जिस तरह से भेड़ बकरियाँ जो हैं वो पहाड़ों पर पाली जाती हैं और वो इन पहाड़ों पर उगने वाली चीज़ों को ही जो है वो खाकर ज़िंदा जो है वो रहती हैं। मादनी अहमियत, अगर मादनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मादनियात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से पहाड़ों में जो हैं वो मादनियात की दौलत से ये माला माल होते हैं, जैसे लोहा, कोयला, तांबा, सोना, चांदी, जिप्सम, संगमरमर वगैरह। ये तमाम ज़खायर आपको पहाड़ों से जो हैं वो मिलते हैं और वहाँ पर कान करने के ज़रिए से फिर इनको पहाड़ों से निकाला जाता है। सैर व सियाहत और तफरीह, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप तो आपने भी कभी सैर व तफरीह के लिए जाना हो तो आप भी पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद करते हैं। तो ये जो आपका टूरिज़म डिपार्टमेंट है, महकमा सियाहत, इसके भी बहुत से लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। सैर व तफरीह के हवाले से भी लोग पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ पर इंजॉय करते हैं। इसके अलावा पहाड़ जो हैं बहुत से तफरीही खेलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कोप माई, हाइकिंग, स्केटिंग। तो इस तरह से पहाड़ों की सैर व सियाहत में भी बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो है। फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर ध्यान से इस लेक्चर को सुने, ठीक है। थर्ड ईयर आप अपनी बुक को फॉलो करें, सेम या आपकी बुक में भी इसी तरह से टॉपिक जो है वो दिया गया है। मैंने दोनों का टॉपिक इसीलिए जो है वो कंबाइन कर लिया है ताकि एक लेक्चर हो और आसानी से जो है वो दोनों क्लासेस जो हैं वो इसको कर लें।
आप इसमें थर्ड ईयर आप इसमें ऐड कर लें। ज्योर्स इंक्लाइन थ्योरी और जो आपको प्लेट थ्योरी का बताया है वो आपकी बुक में मिसिंग है। बाकी सेम ये वही टॉपिक थर्ड ईयर की बुक में है, वही फर्स्ट ईयर की बुक में। ओके जी, इसको ध्यान से सुने, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछें। अल्लाह हाफिज़।